एवरीवन। सो आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या बताया गया था, दैट की जो टोटल एनर्जी होती है यूनिवर्स की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो फर्स्ट लॉ अपने लॉ के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब कि अगर मान लो कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी सिस्टम या तंत्र के ऊपर जब हम कार्य कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क के होते टाइम जब वो वर्क डन हो रहा है तो कितना वर्क डन होगा और कितनी अमाउंट की हीट उसमें से निकलेगी, इस टाइप का मतलब बात तो करी, लेकिन क्वालिटी वाइज बात की गई, क्वांटिटी वाइज बात नहीं की गई। ओके। सो दूसरी चीज़ ये कि हमें ये नहीं बताया गया कि जो आप वर्क डन कर रहे हो वो पर्टिकुलर कब तक आप कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में वो वर्क डन हो सकता है। मतलब वो ओवरऑल फर्स्ट लॉ के अंदर बात कर रहे थे कि जितना भी आप एनर्जी देते जाओगे तो वर्क डन होता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, जो सिस्टम होता है वो जब उसको आप एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो हीट देते एक पर्टिकुलर ऐसी लिमिट आती है कि वो वर्क डन करना ही बंद कर देगा, या फिर वो फट जाएगा सिस्टम, या फिर सिस्टम वर्क डन करना ही बंद कर देगा। सो पर्टिकुलर इन सब चीज़ों के बारे में फर्स्ट लॉ के अंदर बात नहीं की गई, इसलिए हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। और नीड आपके एक टॉपिक है नीड फॉर द सेकेंड लॉ। सो ये सारे पॉइंट्स आपके नीड फॉर द सेकेंड लॉ में आते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। पहली चीज़, दैट इट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। सबसे पहले जो आपका सेकेंड लॉ था उसने एंट्रोपी के बारे में बताया कि कोई भी सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और उनके अंदर कुछ रैंडमनेस होती है। सो इसके बारे में बताने वाला आपका सेकेंड लॉ था। सेकेंड चीज़ कि जो हीट होती है जितनी भी हम दे रहे हैं वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट तो होगी, लेकिन उस कन्वर्जन की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, वो भी बताने वाला आपका सेकेंड लॉ था। थर्ड चीज़ कि जब उन्होंने एंट्रोपी की बात की, तो एंट्रोपी हम पता है कि एंट्रोपी हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है कि कितना कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, कितना वो अपने आप हो सकता है या कितना वो नहीं हो सकता। सो इसके बारे में भी हमें सेकेंड लॉ ने ही बताया था। कोई भी प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता, अपने आप होगा नेचुरल तरीके से, या फिर हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा उसको, वो चीज़ आपका एक सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे, तो मैंने उनको डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करी है ताकि आपको स्टेटमेंट्स थोड़े बहुत समझ में आ जाएं। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये बोलता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी अगर वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो मतलब इस यूनिवर्स की, मान लो ये सिस्टम है, ये इसके पास की सराउंडिंग है, तो पूरा का पूरा ये यूनिवर्स हुआ, इस यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा लगातार बढ़ती जाएगी अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो जाए, जैसे अगर पेड़ है, पेड़ के ऊपर से कोई फल नीचे गिर रहा है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उस गिरे हुए फल को वापस ऊपर पेड़ पर लगाना है तो ऐसा हो नहीं सकता, उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड लॉ आपका सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का यही बोलता है कि किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी के बिना कभी भी आप किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब अपने आप नहीं हो सकते। मतलब कि एक बार ही अगर हो गया तो हो गया, वापस आप उसको दोबारा उस कंडीशन के अंदर नहीं ला सकते।
नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ था क्लॉसियस का। देखो क्लॉसियस का कथन क्या है कि क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जैसे मान लो कि मैंने दो बॉडी ली है, एक लिया है T1 और दूसरा लिया है T2। T1 जो है वो आपका कोल्ड है, T2 जो है वो हॉट है। तो क्लॉसियस ये बोलते हैं कि कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ कभी भी वर्क डन नहीं करवाया जा सकता, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं हो सकता। ये आपका एक तरीके इसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लॉसियस का बोलना था। तो क्लॉसियस के कथन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या प्रक्रम के लिए हम हमेशा लाइक ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से, मतलब ठंडे तंत्र से एक गर्म तंत्र में या ज़्यादा ऊष्मा वाले तंत्र के अंदर जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट आता है कैल्विन प्लैंक का। कैल्विन प्लैंक बोलते हैं कि आज तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जो कि 100% एफिशिएंसी के 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सके, मतलब जितनी हम हीट दे रहे हैं उतना का उतना ही वर्क डन हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये चीज़ बताने वाले आपके कौन थे? कैल्विन प्लैंक। इसके बाद में कैल्विन की एक और थी। देखो एक कैल्विन का एक, सिर्फ कैल्विन का एक कथन था। मान लो T1 है, T1 से T2 में जा रहा है, ये हॉटर बॉडी है, मतलब एक इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमेशा जब वर्क डन होगा तो आपके गर्म से ठंडे की तरफ होता है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर हमें इसका उल्टा करना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मैंने इस T1 को अगर बड़ा कर दिया, मतलब T2 ज़्यादा हो गया T1 से, सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज़ आपके कैल्विन ने बोली थी कि आपके कभी भी कूलिंग बॉडी अगर उसका एक टेम्परेचर है, तो आप अगर उसके एक टेम्परेचर मान लो कि उसका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब वो जाएगा तो आप उस पर वर्क डन नहीं करवा सकते। एक ठंडी बॉडी को और ठंडा करके वर्क डन कभी भी नहीं हो सकता। सो ये चीज़ें आपकी एक्सप्लेन की गई थी सेकेंड लॉ के अंदर। अब देखो सेकेंड लॉ के अंदर आपके मोस्टली बात की गई है, जैसे लाइक आपको ये वाला भी दिख रहा होगा, इसके अंदर आपके दो सिस्टम की बात की हुई है, एक T1 स्टेट में, एक T2 स्टेट के अंदर है। सो ये आपके हीट इंजन्स होते हैं। हीट इंजन्स मतलब कि हम इनको हीट देंगे तो ये वर्क डन करेंगे। तो जितना भी हम इनको हीट देंगे तो बेसिकली एक तरीके का इंजन कहलाता है, जिसमें जो सिस्टम होता है वो अपनी एक स्टेट से या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब चेंज होता है तो उसके टेम्परेचर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है, क्योंकि हम उसको किसी तरीके की हीट दे रहे हैं। तो ऐसे इंजन्स जो होते हैं या ऐसी मशीन्स जो होती हैं उनको हम हीट इंजन्स बोलते हैं। सो आई होप आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा। एक ये जो आपका हीट इंजन है जो सबसे पहले कार्नोट में ने बनाया था, जो कि उन्होंने बोला था कि 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है, उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन बनाने की कोशिश करी थी, उसको हम नेक्स्ट टर्न पर या नेक्स्ट क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो लाइक आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।